बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 623 टेंसर एनालिसिस के फ़ाइनल टर्म की तैयारी के सिलसिले में आज मैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मिड टर्म के लिए भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऑलमोस्ट 110 या 120 तक MCQs मैंने बनाए थे और उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उससे फ़ायदा उठाया था और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन या MCQs पेपर में आए थे। तो चलें आज हम फाइनल टर्म की वीडियो को स्टार्ट करते हैं MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चले देखते हैं। सबसे पहला MCQ आपका ये हो सकता है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन रूल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपने बड़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनाना सीखा भी हुआ है। मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा, मेरी कोशिश होगी कि आपको साथ साथ सिखाता भी जाऊं। टी इज इक्वल टू टी करते हैं, इसमें एक इंडेक्स है तो एक दफ़ा पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स में क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। आई ऊपर है तो ऊपर टिल्डा में ऊपर आ जाएगा, टिल्डा चूँकि इंडेक्स ऊपर है तो टिल्डा भी ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये पहला आपका MCQ हो गया। नेक्स्ट अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं जी। ये नेक्स्ट MCQ है आपका, यानी कंट्रावेरिएंट वेक्टर का या टेंसर का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है और डेरिवेटिव लेने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो सिंपल देखिएगा, ये आपका टिल्डा में है तो राइट साइड पे आपका टिल्डा के बगैर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टी में ये इंडेक्स चेंज हो जाता है। एक इंडेक्स है, यानी यहाँ तक तो आपका वो आप समझ लें कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, आगे का इजाफी टर्म आती है। नेक्स्ट कंट्रावेरिएंट टेंसर व्हेन, अच्छा इस इक्वेशन में ये कब आपका रिजल्ट टेंसर में आएगा, जब ये सारा ज़ीरो होगा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। व्हेन एक्स आई आर द लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स आर, यानी एक्स आई जो है ये एक्स आर का लीनियर फंक्शन हो। ये कब लीनियर होगा, जब ये ज़ीरो होगा। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर इज़ अ टेंसर, यानी किसी भी टेंसर का डेरिवेटिव कब टेंसर होगा, जब कोऑर्डिनेट चेंज आर रिस्ट्रिक्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वही बात है कि जब आपकी जो कोऑर्डिनेट चेंज है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिस्ट्रिक्ट करें। MCQ नंबर 5, ये कर्वेचर K है जो कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये इनवेरिएंट होता है, यानी ये चेंज नहीं होता कर्वेचर जी। नेक्स्ट हमारा MCQ नंबर 6 है कोवेरिएंट डेरिवेटिव। इससे पहले हमने कंट्रावेरिएंट देखा था, अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो रिज़ल्ट आता है वो टेंसर ही में आता है। कंट्रावेरिएंट में हमने देखा कि जो रिज़ल्ट आया था वो टेंसर में नहीं था या वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, जबकि कोवेरिएंट का टेंसर का डेरिवेटिव टेंसर ही आता है। और इसमें यह भी आपने याद रखना है कि जो आपका रिज़ल्ट आता है वो उसका ऑर्डर एक ज़्यादा हो जाता है, यानी अगर आपने इस टी का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑर्डर 1 है तो जो रिज़ल्ट में आएगा उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके इंडेक्स फ्री इंडेक्स हो, डमी ना हो, अगर ये डमी हो, आगे हम देखेंगे, अगर ये डमी हो तो रैंक कम हो जाएगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, ये आपको डमी इंडेक्स दे के ये पूछ सकता है कि इसका, सबसे पहले ये पूछ सकता है इसका रैंक कितना है। तो ऑब्वियसली ये डमी है तो ये तो आप कैंसिल आउट कर देते हैं, डमी ख़त्म हो जाता है, जस्ट रैंक एक ही रह जाता है। ठीक है, देखिएगा, यानी अब ये दो हमने रैंक का एक मैट्रिक्स ये टेंसर लिया था सारी, तो जब इसको हमने डमी इंडेक्स के साथ इसका क्या किया, डेरिवेट किया, तो ये एक हो जाएगा। जी नेक्स्ट हमारा MCQ नंबर 10 है। ये ER टिल्डा की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा आएगी। ठीक है, सिंपल है। और थीटा की किस में आएगी,
साइन थीटा प्लस कास थीटा आ जाएगी। अच्छा, इन सिंपल अगर आपको ट्रिक मैं बताऊँ तो दोनों सूरतों में कास थीटा प्लस साइन थीटा ही आएगा, आर वाली में आर नहीं आएगा, जबकि थीटा वाली में आर आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें माइनस भी आएगा, ये आपने याद रखना है। MCQ नंबर 11, ये पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स आई, यानी एक्स आई का हम इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं इसको। तो पार्शियल वी जे और पार्शियल एक्स, यानी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एज जैसा ही ये रूल लग रहा है, ई जे प्लस पार्शियल वी जे पार्शियल ई जे और पार्शियल एक्स आई। अब ये जो चीज़ है ना, इसको क्रिस्टोफर सिंबल में हम चेंज कर सकते हैं, ये याद रखना है आपने। यानी पार्शियल ई जे पार्शियल एक्स आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव नहीं है। जब आपका ये यूनिट वेक्टर इसका डेरिवेटिव हो ना, तो उसको हम किसी दूसरे सिंबल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है, क्रिस्टोफर सिंबल है। क्लियर हो गया, इसको क्रिस्टोफर सिंबल कह सकते हैं। और ये मज़ीद इसको वेरिएट करेंगे तो 1 और 2 में आ जाएगा। ये 12 हो गया। इस तरह हमारा 13 है, तो ये सेम एज इट एज यहाँ पर अगर दिया हो तो यहाँ पर क्रिस्टोफर सिंबल की वैल्यू पुट कर देते हैं, बाकी सेम ही है। अच्छा, अब क्रिस्टोफर सिंबल में ये जी आई जे टेंसर की फंडामेंटल टेंसर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब ये इन्वॉल्व हो जाएं तो जो आपका क्रिस्टोफर सिंबल होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वो हम नीचे देखेंगे। उसको हम F1 कनेक्शन भी कहते हैं। यानी ये जो टर्म्स है ना, जब इनको ऐड करके आपका जो रिज़ल्ट आता है, वो जो रिज़ल्ट क्रिस्टोफर सिंबल में आएगा, तो लेकिन ये जो टर्म है इनको हम F1 कनेक्शन भी कहते हैं। यहाँ वो जो क्रिस्टोफर सिंबल है उसको भी हम F1 कनेक्शन, जैसे ये है, ये क्रिस्टोफर सिंबल है। इसका फार्मूला मैं नीचे जो इजी वे में दिया हुआ है वो आपको बताता हूँ, फिर इसकी तरफ आते हैं, ऊपर वाले की तरफ आते हैं। जी MCQ नंबर यहाँ पर ये 16 था। चलें खैर, ये देखिएगा फार्मूला कैसे बनाना है, ये भी मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। यानी क्रिस्टोफर सिंबल गैमा आई जे के। अच्छा, ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल है जिसमें तीनों इंडेक्स नीचे होते हैं। कैसे बनाते हैं, आई जे के आपने इसी तरह इसको आई जे के जो मैट्रिक्स टेंसर है ना जी वाले, उसी के साथ आपने पहले स्टार्ट करना है। यानी आई जे कॉमा के, कॉमा यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है आपका। ठीक है, अच्छा पहले में आप माइनस लगाएंगे। अब इसी को आप वो रोटेट करते जाएं, यानी रिप्लेस करते जाएं। जैसे आपने वेक्टर में भी पढ़ा होगा, आई सपोज यहाँ पर जे है, तो यहाँ पर अगर आपका के आता है तो आई जे के, फिर आई छोड़ देंगे जे के आई, फिर जे छोड़ देंगे के आई जे। ये देखें, ये आपकी तरतीब होनी चाहिए। ठीक है जी, प्लस में आएगा। और एक बात ये कि टिल्डा में है तो ये साइड टर्म भी आपकी टिल्डा ही में इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये बेसिकली टिल्डा के बगैर है। फार्मूला सेम है, जस्ट यहाँ पर उसने कॉमे को पार्शियल और पार्शियल एक्स का नाम दे दिया हुआ है, और ये शुरू में हम लिख दिया हुआ है उसमें जाके, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है जी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिकली 17 था, चलो इसी को हम 17 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, क्रिस्टोफर सिंबल का जब रिजल्ट आता है ना तो वो टेंसर में नहीं आता, ये आपने याद रखना है। अब ये आपको ये मैट्रिक्स दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मैट्रिक्स है। ठीक है, यूक्लिडियन मैट्रिक्स फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। स्फेरिकल में ये जो आपका डायगोनल है ना, ये डायगोनल नॉन ज़ीरो होगा, बाकी सारे ज़ीरो होंगे, और पहला वाला 1, फिर x आएगा, फिर x का स्क्वायर साथ साइन स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पर x1 बेसिकली r को शो कर रहा है, x2 जो है वो थीटा को शो कर रहा है। ये वाला स्फेरिकल में आपने पढ़ा था ना, r थीटा साई होते हैं, फाई होते हैं, सॉरी। ठीक है जी, ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का मैट्रिक्स है, यूक्लिडियन मैट्रिक्स। ओके, अब ये जो आपका
स्फेरिकल मैट्रिक्स है, इसमें आपसे ये कोई एक वैल्यू भी पूछी जा सकती है 2-3 नंबर की, यानी ये आपसे पूछा जा सकता है R11 निकाल लें या R33 निकाल लें या R22 निकालें। अगर ये सारे सेम हों तो जवाब 0 आएगा, याद रखना आपने, ठीक है जी। ये पूछा भी जा सकता है MCQ में R33 क्या है, तो वो 0 होगा। R11 क्या है, 0 किस में, यूक्लिडियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है जी। आगे जी हमारा 18 है, ये 1, 2, 2 भी पूछा जा सकता है, ये भी 2-3 नंबर का हो सकता है, यहाँ MCQ में भी पूछा जा सकता है इसकी वैल्यू, तो आपकी x1 ही आएगी, 1, 2, 2 क्या आएगी, x1 ही आएगी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए G1, 2, 2 निकालें उस मैट्रिक्स में, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। G1, 2 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम को ज्वाइन करके जो एलिमेंट बनेगा वो, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये आपका बन रहा है ये वाला 0, ठीक है जी। ये देखिएगा 0 आ गया, और उसको डेरिवेटिव किससे करना है, डेरिवेटिव किससे करना है, y के हिसाब से, y यहाँ थीटा के हिसाब से, तो 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। इस तरह भी आपसे 2-3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, MCQ भी पूछा जा सकता है। अभी नेक्स्ट 19 है जी, कि क्रिस्टोफर सिंबल जो है ना फर्स्ट काइंड का, ये भी हम फर्स्ट काइंड के पढ़ रहे हैं जिसमें 2 नीचे इंडेक्स आते हैं, वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। फर्स्ट 2 इंडेक्स में, यानी IJ इज इक्वल टू होगा JI, अगर ये हो तो ये बराबर होगा। इसी तरह ये 0 होगा अगर तो GIG वाली टर्म क्या हो जाए, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये कह लें कि वैनिश हो जाता है, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था जी। MCQ नंबर 12 वैसा 20 है, अगर तीनों इंडिसेस बराबर हों, यानी गैमा 1, 1, 1, 1 हो, तो उस सूरत में ये किसके इक्वल होगा, 1/2 G अल्फ़ा कामा अल्फ़ा, तो यानी जो इसका जवाब आएगा वही गैमा का आएगा। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, अभी हमने पढ़ा था, जैसे ये अगर आप ले लेते हैं, अगर ये G1, 1, 1 हो, यानी अगर 1, 1, 1 हो, तो उस सूरत में सर यहाँ पर अगर 1, 1, 1 हो, तो उस सूरत में जो इसका जवाब होगा वही इसका आएगा। मसलन अगर ये आप ले लें, बल्कि ये नहीं, ये G1, 1 और 1, सर इसमें काम आना था, ये काम नहीं है, तो ये इसका क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 0 आ जाएगा ना। कैसे 0 आ जाएगा, 1, 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, तो यही एलिमेंट बनेगा। 1 के हिसाब से इसका डेरिवेटिव करना है, यानी x यानी r के हिसाब से करना है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर आप 1, 1, 1 निकालते हैं तो उसका जवाब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये इसका हमने अभी रिजल्ट भी देख लिया था, ये देखिए, ठीक है। लेकिन इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से। क्लियर हो गया। तो ये आपने एक आइडेंटिटी या एक रूल याद रखना है जी। नेक्स्ट ये भी हमने अभी देख लिया हुआ है, IJ के इस 0, यानी अगर ये सारे 0 होंगे तो ऑब्वियसली ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 22 है जी, GIJ, J, ये अब पहले हमने देखा था क्रिस्टोफर सिंबल से, हमने यानी फार्मूला देखा था क्रिस्टोफर सिंबल, ये G मैट्रिक्स यूक्लिडियन मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो रहा था। अब यूक्लिडियन मैट्रिक्स निकालना हो तो क्रिस्टोफर सिंबल से भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, IJ के JKI दोनों का ऐड कर लें, यानी इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने, यानी IJ नहीं लेने, IJ यहाँ पर, तो यहाँ पर JKI है,
इट मीन्स कि तीनों की आपने पोजीशन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, सब चेंज कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब जवाब ये आएगा GIJK वाला। ये भी सिंपल है, याद रखने वाली बात है कि अगर तीनों को आप चेंज कर दें और दोनों को ऐड करके जवाब लेंगे तो वो GIJK में आएगा। ये भी एक आइडेंटिटी है जी। इसी तरह 23 है, ये अब हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल। अगर एक इंडेक्स ऊपर हो, दो नीचे हो गैमा में, तो आपका सेकंड काइंड का क्रिस्टोफर सिंबल होगा और वो फर्स्ट काइंड से निकाला जाएगा मैट्रिक्स IR को मल्टीप्लाई करके। तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर पावर रेज की जाए सबस्क्रिप्ट में, दो पावर यानी सबस्क्रिप्ट से एक ऊपर रेज कर दी जाए तो वो कौन सा क्रिस्टोफर सिंबल होगा, तो ऑब्वियसली वो सेकंड काइंड का होगा। और किस में पावर रेज की जाती है, फर्स्ट काइंड वाला में। इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक होंगे, JK बराबर होगा KJK। और इसमें सेकंड प्रॉपर्टी एज इट एज जैसे अपने पहले पढ़ी थी, अगर ये वैनिश हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। आगे ABCD एक रूल है, सेकंड काइंड का अगर आपको क्रिस्टोफर सिंबल दिया जाए तो उसमें डिफरेंट चीज़ों को MCQs बना के पूछा जा सकता है उसमें। तो यानी ये आपका KIJ है, मैंने आपको एक रूल बताया था ABCD, यानी A का मतलब पहले मैग्नीट्यूड, ये सारा किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड। जैसे अगर 0 है तो ये सारा सिंबल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, ये जो क्रिस्टोफर है। अब आगे हमने क्या करना था, बेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था B में दूसरे वाला बेस को शो करेगा, ठीक है, बेस फैक्टर को। तीसरे वाला जो है C कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो आएगा, यानी किस कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है वो आएगा। और चौथा जो है वो आपका डायरेक्शन को शो करता है, यानी kth डायरेक्शन में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देख लेते हैं क्रिस्टोफर सिंबल का, सेकंड का। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आपने बनाना बहुत दफ़ा सीख लिया हुआ है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने किसका बनाना है, ये क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड काइंड का, तो देखिए इसमें JKIR सॉरी I, तो ये चूँकि ये फर्स्ट काइंड को हम मल्टीप्लाई करके ये बनाते हैं, तो इसका पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा दें, साथ ही वैसे लगा दें, ठीक है जी। इसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा सकते हैं, लेकिन ये है, ये नीचे लगाया हुआ है, चूँकि 3 इंडेक्स हैं, 3 इंडेक्स में हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा सकते हैं। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अब ये बस आपने यही याद रखना है इसको, ठीक है जी। जी नेक्स्ट, ये पोलर कोऑर्डिनेट का यूक्लिडियन मैट्रिक्स है, ये वाला जी। इससे पहले हमने स्फेरिकल में पढ़ा था, उसमें 3 पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, r थीटा और फाई। इसमें 2 होते हैं, r और थीटा, तो ये 1 0, यानी डायगोनल नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारा 0 होगा। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये एज इट एज स्फेरिकल ही की तरह का है, लेकिन उसमें 3x3 मैट्रिक्स था, इसमें 2x2 मैट्रिक्स है। उसमें भी सेकंड एलिमेंट यही था, इसमें भी सेकंड एलिमेंट यही है। इट मीन्स कि आप उसको रिड्यूस कर दे तो आपका पोलर बन जाएगा, सिंपल जी। 29 एक और आइडेंटिटी है, एक और फार्मूला है कि सेकंड काइंड का जो क्रिस्टोफर सिंबल है अल्फ़ा अल्फ़ा, अगर इसको हम चेंज कर दें, यानी ये तो हमने पढ़ा कि सिमेट्रिक होता है, ये तो हमें पता है। अच्छा, ये आपका क्या आएगा, 1/2 ln g अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर आएगा, 1/2 g। इसको अब आपने याद रखना है, प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हम MCQs कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब ये याद रखने का तरीक़ेकार ये है कि 2 अल्फ़ा है ना, तो g के साथ 2 दफ़ा अल्फ़ा आ जाएगा, ln g अल्फ़ा अल्फ़ा, साथ 2 भी डिवाइड भी करेंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो बेहतर यही है, बजाय इसके इसको इधर लिखने के, इसको हम बीटा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कामा बीटा, ठीक है, लेकिन इसने इसको सबको बाहर लिख दिया हुआ है, तो वो भी ठीक है। फिर से मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि ये आइडेंटिटी कैसे आपने याद करनी है। पहले तो ये कि सेकंड काइंड का है, ये अल्फ़ा, इधर भी अल्फ़ा बीटा है, तो इट मीन्स ये बराबर होगा जो आपका मैट्रिक्स है ना यूक्लिडियन जी, उसमें भी यही चीज़ें आएंगी,
अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा लेकिन आएंगी नीचे लोअर इंडेक्स में। ये जो बीटा है ना, इसको हमने बाहर निकाल दिया, साथ क्या आएगा, एलन आ जाएगा, बस 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, अब याद हो जाएगा आपको। अब इसके बाद अगर दोनों बीटा बीटे हैं, पहले तो ये था कि ऊपर वाला सुपर सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बराबर हो, तो तब क्या आएगा। अब ये कि दोनों सबस्क्रिप्ट बराबर हो तब क्या आएगा, तब भी वही आएगा। ये देखिएगा जी में वही आ गया। ठीक है, जी बीटा बीटा और कामा अल्फ़ा। अब इसमें कामा उसने डेरिवेटिव साथ लिख दिया, उसमें अलग लिख दिया था, एक ही बात है। इसमें भी 2 से डिवाइड करना है, लेकिन इसमें एक अजाफी टर्म आपकी क्या आएगी, जी अल्फ़ा अल्फ़ा। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ट्रिक याद रखने पड़ते हैं तो याद हो जाता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया। खैर जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का जो यूक्लिडियन मैट्रिक्स है वो आपने याद रखना है। इसमें भी आपको पता है कि ये आपका डायगोनल नॉन जीरो और सारे 1 1 होंगे। ठीक है जी, और इसमें आर एस टी ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा, यानी जो सेकंड काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है वो आपका ये आर एस टी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बल्कि ये ऊपर शायद क्वेश्चन में दिया भी हुआ होगा, खैर इसको हम नहीं देखेंगे जी। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू नंबर 32 है या 33 है, 34। अच्छा, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई में कोवेरिएंट डेरिवेटिव तो हमें पहले भी पढ़ा हुआ है कि टेंसर का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है वो टेंसर ही में आता है। ठीक है, अब इसका टी आई जे यानी ये कोवेरिएंट, अब कोवेरिएंट डेरिवेटिव को हम शो करते हैं सेमीकोलन से, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, अब इससे पहले हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव देखा था बेसिकली टेंसर टी का इंडेक्स आई सुपरस्क्रिप्ट के साथ या वेक्टर वी का सुपरस्क्रिप्ट के साथ। अब हम कर रहे हैं कोवेरिएंट टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, ये थोड़ा याद रखना है आपने। उसमें जस्ट कमा था, इसमें हम सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये भी आपका टेंसर ही में जवाब इसका आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और ये डेरिवेटिव या इसको लेना कैसे है, तो डेरिवेटिव लेने का तरीक़ेकार यही है कि पहले टी लिखें, टी आई कॉमा जे या के कोई भी है, इसको एज इट एज ही लिखते हैं। टी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रूल बनाते हैं इसको भी वैसे ही हम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कामा आ जाएगा, सेमीकोलन है तो यहाँ पर कामा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अगर ये नीचे है तो ये क्रिस्टोफल सिंबल माइनस होगा, क्रिस्टोफल सिंबल आ जाएगा, साथ टी टर्म भी आ जाती है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। अगर ये आपका एक सुपरस्क्रिप्ट है और फिर हम ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, बस फ़र्क इतना है। ये तो 2 इंडेक्स में, अब 3 इंडेक्स में देख लीजिएगा। पहले हम ये देख लेते हैं, अगर 3 इंडेक्स नीचे हैं तो आपने भी पढ़ा था माइनस होगा, तो चूंकि 3 इंडेक्स हैं 1 2 3, तो टी अल्फ़ा टी के साथ भी 3 इंडेक्स ही आएंगे। और 3 दफ़ा ही आप सॉरी 2 दफ़ा, पहले हमने 1 दफ़ा किया था, इसमें 2 दफ़ा करेंगे और 3 टर्म बनेगी, यानी जितनी इंडेक्स होंगी उतनी ही टर्म से आप इसको याद रखिएगी। ठीक है जी, इसी तरह ये एक सुपरस्क्रिप्ट है, 2 सबस्क्रिप्ट है, तो उस सूरत में एक प्लस और एक माइनस। अगर दोनों आपके सुपरस्क्रिप्ट हैं तो फिर प्लस आ जाता है दोनों में। ठीक है, बाकी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं पूरी डिटेल में आपको फार्मूले नहीं बता रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हम जस्ट क्विकली एमसीक्यूज़ करेंगे। अच्छा, कांस्टेंट का जो आपका आता है ना कोवेरिएंट डेरिवेटिव और कॉमन डेरिवेटिव जो पार्शियल डेरिवेटिव, ये दोनों सेम होते हैं, याद रखना है। हाँ, क्रोनिका डेल्टा का कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 होता है। ये क्रोनिका डेल्टा का ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है देख के आपसे, या सिंपल आपको ये क्रोनिका डेल्टा का यानी आई जे, ये हमारा क्रोनिका डेल्टा है ना, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 0 होगा। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने याद रखना है।
जैसे इसी तरह जी अल्फ़ा बीटा कोवेरिएंट डेरिवेटिव गैमा, ये भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। अब इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। अब देखिए दोनों नीचे हैं, तो उसी फार्मूले के नीचे दोनों नीचे हैं, तो ये 2 दफ़ा आप क्रिस्टोफर सिंबल को माइनस करते हैं। जी MCQ नंबर 29, ये अगेन हमने पढ़ दिया था कि जो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव और कॉमन डेरिवेटिव बराबर होते हैं, और ये ग्रेडियंट का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है इसको हम इस तरह शो करेंगे। ग्रेडियंट चूंकि आपको पता है स्केलर ही का लिया जाता है, तो इसलिए स्केलर का जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है कॉमन डेरिवेटिव के बराबर आएगा। इस तरह डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का कोवेरिएंट डेरिवेटिव कैसे शो करेंगे, ए आई कामा नहीं सेमीकोलन है, आई सेमीकोलन आई, ये इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। और इसका फार्मूला भी आप बना सकते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव में इसको चेंज कर सकते हैं। चूँकि 2 इंडेक्स हैं, 2 इंडेक्स इसके नीचे आ जाएंगे, माइनस गैमा के आई, साथ में एक टर्म अजाफी लगाते हैं, जो भी यहाँ पर टी हो, ए हो, जो भी हो। इसको हम डाइवर्जेंस को एक फार्मूले और से भी शो कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा फार्मूला है, तो ये बस याद रखिएगा कि ये जी अल्फ़ा ऊपर भी और नीचे भी है, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है जी। और साथ में एक टर्म ए के साथ आ जाएगी, और इसमें कॉमा के, चलो मैं आसान करके आपको बता देता हूँ। जी अल्फ़ा और ऊपर क्या आएगा, इधर भी क्या आएगा, जी अल्फ़ा, साथ में क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म ए। जी इसको उसने पार्शियल में लिख दिया हुआ है, आप इस तरह लिख लें, ये भी एक चीज़ है। साथ में आप एक इजाफी टर्म ए के भी साथ लिखेंगे। अब देखिए मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा इजी हो गया, अब आपको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये किसका डाइवर्जेंस का फार्मूला, एक ये भी है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, प्रूफ भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का MCQ भी पूछा जा सकता है। जी 42 MCQ है। अगेन ये कर्ल का हम देखते हैं, कर्ल का इसी तरह ए है ना, तो ए को के कॉमा जे करके ही लिखेंगे, यानी जिस तरह हमने वो पढ़ा था डाइवर्जेंस का, एज इट एज इसमें भी ऐसे ही है, जस्ट ये एप्सिलॉन आई जे के साथ इन्वॉल्व होगा। मेरा ख्याल मुश्किल नहीं है, जिस तरह डाइवर्जेंस में हमने पढ़ा था ना, ए आई कॉमा सॉरी क्या सेमीकोलन जे, इसमें भी वही आएगा, साथ जस्ट एक इजाफी टर्म ये आ जाएगी, एप्सिलॉन आई के जे या आई जे के। इस तरह लेप्लाशियन का है, लेप्लाशियन चूँकि आपको पता है, ये तो हमें पता है क्या है, ग्रेडियंट है, इसका तो हमने पढ़ा था फाई सॉरी आई कॉमा कर ले या आई सेमीकोलन कर ले, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आ गई, और साथ में डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के बाद इसमें सेमीकोलन या कोवेरिएंट डेरिवेटिव इसका लेंगे। जी 44 हमारा है, इनर प्रोडक्ट है 2 टर्म का, यानी 2 टेंसर का इनर प्रोडक्ट जो है वो भी एक टेंसर ही होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अब टेंसर कब कब होगा, ये मैं थोड़ा एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जब 2 टेंसर इनर प्रोडक्ट हो तब भी टेंसर जवाब आता है, टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें तब भी जवाब क्या आता है, टेंसर ही में आता है। अगर आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, कंट्रावेरिएंट वेक्टर का, तो उस सूरत में कब टेंसर होगा, जब एक्स आई और एक्स आर यानी आई आर दोनों जो सिस्टम के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हो, तब भी जवाब टेंसर आता है। क्रिस्टोफर का सिंबल का जवाब क्या आएगा, टेंसर में नहीं आएगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, अब रैंक एक जैसा होगा प्रोडक्ट में, ये भी एक चीज़ याद रखनी है आपने कि प्रोडक्ट में जो जवाब आएगा, जो आपके टेंसर का रैंक था वही प्रोडक्ट का रैंक होगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट का। अच्छा, आगे एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, ये एब्सोल्यूट डेरिवेटिव को हम किस तरह लिखते हैं, ये डेल्टा टी, डेल्टा में लिख देते हैं, जो आपका क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट बन जाता है। सिंपल हमने पहले डी टी लिखा था, लेकिन इसको हम डेल्टा में लिखेंगे तो
ये एब्सोल्यूट बन जाएगा। ये एब्सोल्यूट डेरिवेटिव का फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, डी टी आई और डी टी प्लस, ये चूँकि ऊपर है तो इसमें आपका वो क्रिस्टोफर सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है जी। 46 है जी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव होता है ना, वो दो प्रोडक्ट होता है दो टेंसर्स का, यानी एब्सोल्यूट डेरिवेटिव कब होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, दो टेंसर्स का। हाँ जी, टॉर्शन टेंसर्स क्या होता है, अगर तो ये दोनों सिमेट्रिक ना हो, इससे पहले तो आपने देखा कि कॉमन जनरली ये दोनों सिमेट्रिक होते हैं, इंडेक्स बीटा गैमा या गैमा बीटा, पीछे पड़ी थी ना प्रॉपर्टीज की क्रिस्टोफर सिंबल की। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे, उस केस में ये क्या होगा, दोनों सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो जब ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होते तो ऐसे टेंसर को हम क्या नाम देते हैं, टॉर्शन टेंसर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यानी अब यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं आएगा, अगर तो ये सिमेट्रिक होते फिर ज़ीरो आता। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि क्या ये दोनों जो हैं इनका जवाब ज़ीरो आएगा, तो ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं आएगा। हाँ, टॉर्शन में ये बराबर नहीं है, लेकिन फ्री स्पेस में ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, फ्री स्पेस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इन टॉर्शन फ्री, यानी टॉर्शन से जो फ्री होगी, जनरली हमने पढ़ा हुआ है ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। 49 एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपल है, चूँकि एक्सेलरेशन स्केयर होता है ना, डेरिवेटिव में स्केयर होता है, तो इसमें दो आई जे को इन्वॉल्व करके साथ डेल्टा आई जे का स्केयर रूट ले लेंगे। एक्सेलरेशन का इसी तरह टिल्डा की फॉर्म, यानी एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएशन की शक्ल में हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, यानी ये सारा जो है ये आपका एक्सेलरेशन एब्सोल्यूट की शक्ल में, इसको भी पूछा जा सकता है कि इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है, ये भी एक एमसीक्यू हिसाब से बनाया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये रिपीट हो रहा है जी। कर्वेचर का भी फार्मूला हम देख लेते हैं। जो हमारा डेरिवेटिव का सॉरी एक्सेलरेशन का फार्मूला था ना, वही आपका कर्वेचर का फार्मूला है। ठीक है, कर्वेचर ऑफ अ कर्व, लेकिन उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। उसमें तो हमने ए आई जे लिया था ना, सॉरी एक्स डेरिवेटिव लिए थे, इसमें भी वही आई जे ही आएंगे, लेकिन इसमें क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे डिफरेंशिएशन का, और साथ नीचे क्या आएगा, एस आ जाएगा। और आगे लेंथ है, लेंथ का भी जो आपने फार्मूला पढ़ा था ना आर्क लेंथ का एक्सेलरेशन में, इसमें भी वही है, गौर करें, सेम एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला है एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का जो आपने पीछे पढ़ा था। ये ए आई और ए जे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, लेंथ में, और साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी। अच्छा, इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है लेक्चर में कि P अगर आपकी एक आर्क लेंथ है, ये 2 पॉइंट T1 और T2 में, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, XI और XJ हैं, तो इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके, और T1 और T को इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। ये ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 54, अगर हम उस आर्क लेंथ का डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड्स पे, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा इसी का, ये इसका डेरिवेटिव ले लें, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी, बाकी वही आ जाएगी सारी। 55 जी, जियोडेसिक क्या होता है जी, जियोडेसिक अगर आपका कर्वेचर ज़ीरो हो जाए, इससे पहले हमने कर्वेचर का फार्मूला पढ़ा था, ये वाला, अगर ये ज़ीरो हो जाए, यानी कर्वेचर के जो है वो ज़ीरो हो, तो उस सूरत में उस कर्वेचर को हम जियोडेसिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि अगर ज़ीरो है
तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो जोडेसिक होगा। ठीक है, या इस तरह ये इक्वेशन दे के भी आपसे पूछा जा सकता है कि 0 हो तो ये किसकी इक्वेशन है, जोडेसिक की इक्वेशन है। स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी, तो अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फास्ट जाने की। जी अच्छा, ये GIG मैट्रिक्स दिया हो, अगर इसका इन्वर्स निकालना हो तो सिंपल है, इनको उलट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जी ये फिर वही एब्सोल्यूट डेरिवेटिव आ गया, ये आप याद कर सकते हैं। ये डाइवर्जेंस का सॉरी कर्ल का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 3 है तो शुरू में 3 आ जाएगा ये। ठीक है जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश की थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, और इसके 3 पास्टुलेट है। अब 3 पास्टुलेट कौन कौन से हैं? पहला पास्टुलेट है कि जितने भी फिजिक्स के रूल हैं वो क्या हैं, ठीक हैं इनर्शियल फ्रेम में, हर इनर्शियल फ्रेम में सेम है, एक जैसे हैं। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट जो है इनवेरिएंट है। तीसरा है कि यूनिफॉर्म मोशन इनवेरिएंट है। तो ये 3 पास्टुलेट हैं, इससे भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम क्या है? जिसमें एक्सेलरेशन ना हो और न्यूटन का फर्स्ट लॉ और बाकी लॉ वैलिड हो। अच्छा, अब ये जो है अगर 3 आपने कोऑर्डिनेट पढ़े थे XYZ, उसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाए तो इसको हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर I तमाम I के लिए ये आइडेंटिकल हों तो उस सूरत में वो आइडेंटिकल होंगे, यानी अगर ये I के बराबर हो तो ये क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर ये पहले वाला जो x0 1 x0 2 बराबर है तो तब हम बोलेंगे साइमल्टेनियस है। लेकिन अगर टाइम बराबर है तो 2 इवेंट क्या होंगे, साइमल्टेनियस होंगे। और अगर xi यानी 1 to 3 अगर हम पहले ले लें वो वाले XYZ, तो उस सूरत में हम बोलेंगे कि ये को पोजिशनल हैं। 2 इवेंट अगर इन दोनों के ये बराबर हों तो हम बोलेंगे ये को पोजिशनल है। जी 63 है। अब 63 में आपने डिस्टेंस का फार्मूला देखना है 2 इवेंट के दरमियान, यानी 2 इवेंट E1 E2 कर ले तो उसका डिस्टेंस का फार्मूला उसको s स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फार्मूला बड़ा सिंपल है कि जो टाइम वाला आपका कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस में, बाकी तीनों माइनस में आ जाते हैं। अगर ये माइनस में तो बाकी तीनों प्लस में आ जाएंगे। और इसी तरह इसकी लेंथ निकालनी हो या इंटरवल निकालना हो तो सिंपली आप डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है जी, डी कर लेंगे। अच्छा, अब 2 इवेंट, अच्छा इसकी लेंथ या इंटरवल का हमने देखा है कि ये कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब अगर 2 इंटरवल आपके पास E1 और E2 हैं तो 2 इंटरवल 3 तरह के हो सकते हैं, स्पेस लाइक, लाइट लाइक और टाइम लाइक। स्पेस लाइक कब होंगे, अगर ds लेस होगा। लाइट लाइक कब होंगे, ds स्क्वायर 0 होगा। टाइम लाइक कब होगा, ds स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा। सिक्सटी 66 है जी। अच्छा, ये यूक्लिडियन जो हमारी मिन्कोस्की स्पेस है वो यूक्लिडियन से कंट्रास्ट करती है। ठीक है जी, क्यों कंट्रास्ट करती है, क्योंकि उसमें यूक्लिडियन में 3 होते हैं, इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, टाइम भी आ जाता है इसमें। ठीक है जी। और मिन्कोस्की स्पेस इट इज़ द पाइनकेरी ग्रुप, इसको पाइनकेरी ग्रुप से भी रिलेट करते हैं। लोकली फ्लैट स्पेस क्या होगी जी, डिस्टेंस अप्लाइज ओनली द न्यूटोनियन टाइम ऑफ सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंस ग्रेविटेशन। अगर विदाउट ग्रेविटेशनल हम कर रहे हैं स्टडी टाइम का तो वो आपका लोकली फ्लैट स्पेस होगा। अच्छा, in case of significant gravitational space-time become curved and one must abandon special relativity in favor of the full theory of general relativity। यानी अगर आप ग्रेविटेशन को कंसिडर करते हैं तो उस सूरत में आपकी स्पेस क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। ठीक है जी। जी ये आपका मैट्रिक्स जो है
ये मिन्कोस्की मैट्रिक्स है जिसमें तमाम डायगोनल 1 है, पहला प्लस है बाकी माइनस है, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी। ये जी यू वी कर ले या जी यू वी ऊपर कर ले, ये दोनों बराबर है, यानी ये आप कह लें कि इसका जो इन्वर्स है वो भी यही होगा। इसको हम ईटा यू वी या ईटा यू वी से भी ज़ाहिर करते हैं और इन्वर्स सेम होगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिन्कोस्की मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स सेम होगा या नहीं होगा, तो ये ट्रू है, सेम होगा। अच्छा, ये आपको डायग्राम दी जा सकती है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप का इवेंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो कौन सा होगा, तो वो लाइट लाइक होगा। लाइन पे लाई करेगा फ्लैश लाइट पे तो वो लाइट लाइक होगा। अगर इन कोन्स के अंदर है तो इन कोन्स के अंदर वो टाइम लाइक होगा, इन कोन के बाहर वो स्पेस लाइक होगा। ठीक है जी। और इस पूरी कोन को हम कोन लाइट कोन का नाम देते हैं, स्पेस टाइम डायग्राम का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये अगर आप इस डायग्राम में देखें, वे जो कोन वाली थी उसको हमने थोड़ा सेपरेट करके अलग अलग करके देखा है। अगर कोई इवेंट बाहर लाई कर रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, इमेजिनेशन होती है, जस्ट इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी लाइन होती है, इस लाइन को हम वर्ल्ड लाइन का नाम देते हैं। ठीक है जी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट दे के भी या डायग्राम दे के भी। अब स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी हमें क्या बताती है कि कोई भी जो पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट से, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इससे फास्ट मूव नहीं कर सकती। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस डेल्टा स्क्वायर, यानी दोनों सिस्टम में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा तमाम इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बराबर होती है, लेंथ भी जो वो क्या होती है, बराबर होती है, यानी जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो क्या होगा, बराबर होगा। 74 75 हमारा जी आर एस, यानी ये आपका मिन्कोस्की मैट्रिक्स है, तो इसको हम याद रखने के लिए जी इज इक्वल टू जी ए इंटू ए टी इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने बनाना हो फार्मूला, अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। जी आर एस लिखें जिस तरह आप ट्रांसफॉर्मेशन ला लिखते हैं, इधर भी जी लिखें और इंडेक्स चेंज हो जाएंगे आपके। चूँकि 2 इंडेक्स है तो 2 दफ़ा, पहले तो हम एक्स करते थे ना, अब हम ए करेंगे इन्वॉल्व मिन्कोस्की में। ठीक है। आई जे ये आप ऊपर लगाएंगे आई जे, ठीक है, नीचे आर एस आ जाएगा। आर एस चूँकि इधर यह आर एस है ना तो नीचे आर एस आ जाएगा। ठीक है। ये 76 है जी। 4 हमने कोऑर्डिनेट देखे थे, x0 x1 x2 x3। लास्ट वाले 2 तो चेंज नहीं होते, पहले वाले 2 चेंज होते हैं और इनका फार्मूला मैंने आपको लेक्चर में इजी करके बताया हुआ है। x0 और x1 का ये 2 चेंज होंगे, फार्मूला सिंपल है। x1 को कैसे लिखना है आपने, x1 माइनस बीटा x0, यही फार्मूला है। साथ में आप क्या लगाते हैं, गैमा, इसका भी यही है, जस्ट यहाँ पर x1 की जगह x0 और x0 की जगह x1 आ जाएगा। तो अब जो बीटा है गैमा है, गैमा आपका किसके बराबर आता है, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर के स्क्वायर रूट के, ये वाला, यानी ये सारा गैमा है। तो बाद में इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है जी। 76 77 है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपका मिन्कोस्की मैट्रिक्स है। ठीक है। सॉरी, लॉरेंट मैट्रिक्स है। मिन्कोस्की तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 -1 -1 होता है, ये लॉरेंट मैट्रिक है। लॉरेंट मैट्रिक्स है जिसमें ये 4, ये डायगोनल वाला तो आपको पता है नॉन ज़ीरो ही होगा, तो बाकी 9 डायगोनल जो है वो ज़ीरो होंगे, सिर्फ 2 जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो होंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर यानी ये देखें इसकी पोजीशन क्या है, 1 2, तो ये क्या है 2 1, ये भी हो सकता है 1 3 या फिर 3 1, ये भी 2 हो सकते हैं, कोई 2 हो सकते हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये आपका कौन सा आएगा, लॉरेंट। इसी तरह ये इसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स में आपने जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उसको चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। अच्छा, याद रखना है कि लॉरेंट में साइन चेंज करना, जो आपका मैट्रिक्स था ना उसमें आपने उसको डिवाइड कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है जी।
अच्छा, इस लॉरेंट में ओरिजिन से पॉजिटिव जाएंगे तो वेलोसिटी v प्लस होगी, और अगर आप दूसरे सिस्टम के ओरिजिन से टिल्डा सिस्टम में देखेंगे तो वेलोसिटी माइनस होगी। इसी तरह डेल्टा x1 का फार्मूला है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल तो वही है, डेल्टा x1 इधर है तो इधर भी डेल्टा x1 होना चाहिए, साथ गैमा आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है जी, फिर से देखें, मैं आपको बता देता रूल। इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल बड़ा इजी है। इधर डेल्टा x है तो इधर भी क्या आपका आ जाएगा, डेल्टा x ही आ जाएगा। जस्ट सर क्या करेंगे, साथ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, गैमा से, जो कि एक इंडेक्स है ना, तो एक टर्म के साथ इन्वॉल्व होती है वो जो कि गैमा है, और गैमा आपका 1/1 बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी। जी डेल्टा x नॉट का ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। डेल्टा t का भी इसी तरह ही होगा, जस्ट आपने यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर टी डेल्टा कर देंगे। ठीक है, साथ में वही गैमा आ जाएगा। अब इसके बाद है जी वेलोसिटी, फोर वेलोसिटी। इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। टाइम वाला i, x, i, j एंड k, यहाँ x, y, z। तो वेलोसिटी का फार्मूला, पहले तो वेलोसिटी का हम फार्मूला देख लेते हैं। ये वी आई बराबर होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वी नॉट और वी नॉट जो टाइम को शो कर रहा है, बाकी जो एक्स वाई जी को शो कर रहे हैं। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ला देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ला भी सिंपल है, वी टिल्डा से आपने अगर जाने तो वी तो लिखेंगे और साथ में यहाँ पर जे आ जाएगा, और साथ में एक एलिमेंट, चूँकि एक इंडेक्स है तो एक साथ टर्म हम आई जे साथ इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये वेलोसिटी का आपका ट्रांसफॉर्मेशन ला हो गया। ये हमारा वेलोसिटी का फार्मूला, ये मैंने पीछे पढ़ा हुआ है, सी ओवर वी इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। इसी तरह हमारा बीटा का फार्मूला वी ओवर सी होता है। डी टी और डी टी टिल्डा का फार्मूला भी आपने याद रखना है, 1 ओवर गैमा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर ही है बेसिकली। ठीक है, साथ में वी एक्स आ जाएगा, ये सारा बीटा ही है ना, तो ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वी एक्स कर लीजिएगा। जी अब 86 है। ये आपने ये जो टा लिखा हुआ है या प्रॉपर टाइम का फार्मूला है, एस ओवर सी, एस जो आर्क लेंथ है, सी स्पीड है, डी टी अब इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे प्रॉपर टाइम का तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर हैट और सी स्क्वायर बराबर, यानी 1 माइनस बीटा स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला प्रूव नहीं हम कर रहे, प्रूव आप आगे जाकर कर लीजिएगा। इस तरह ये पूछा जा सकता है कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगी, हमेशा कम होगी। ठीक है, जो प्रॉपर वेलोसिटी है। ये यू आई, अब 4 टाइम में यू आई आपका वेलोसिटी को शो कर रहा है, और बी आई जो है वो आपका किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है जी, प्रॉपर, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, प्रॉपर वेलोसिटी और प्रॉपर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अब टी की जगह क्या आ जाएगा, टी टा आ जाएगा। ठीक है जी, अब एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टिल्डा, और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है लेंथ का वो क्या आएगा आपके पास, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा। इट मीन्स कि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा। अगर जी रिलेटिविस्टिक मास है उसका फार्मूला m ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये बेसिकली इसे थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, आप बीटा स्क्वायर लगा लें आपको इजी याद रहेगा। नीचे जो है ये बाद में इसकी कीमत भी आप लगा सकते हैं, वी स्क्वायर वी ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पर m जो है वो नॉर्मल मैस है, ठीक है, रेस्ट हालत में, और जब m है जो है वो रिलेटिविस्टिक मैस है। अब आगे देख लेते हैं मोमेंटम को पी/r करते हैं, लेकिन इसमें हम फोर मोमेंटम देख रहे हैं या प्रॉपर मोमेंटम देख रहे हैं तो वो पी आई से इसको शो करेंगे, और पी नॉट और पी वेक्टर जो नॉर्मल मोमेंटम है ये आपको पता ही है। तो ये टाइम के लिए है, ये इसको हम पीछे फार्मूला पड़ा हुआ है, एम वी होता है,
और MVI से डिनोट करेंगे, ये हैट वाला है। आगे फोर्स है, लॉरेंट फोर्स को हम F0 से शो करेंगे, जो कि फोर्स का आपको फार्मूला पता है, POT होता है, dPO/dt, और P हम यहाँ से नॉट वाला लेंगे, ठीक है जी। और सिंपल फोर्स जो है वो mv1 - बीटा स्क्वायर, सारे का क्या आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। mv आपको तो मोमेंटम है, ये KI जो है ये आपका प्रॉपर फोर्स है आपकी, ठीक है जी। प्रॉपर फोर्स कैसे लेंगे, प्रॉपर जो आपका मोमेंटम होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे टिल्डा के हिसाब से, तो ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद हम अब पढ़ेंगे आगे रिमानियन टेंसर्स के बारे में। रिमानियन टेंसर क्या होता है, बेसिकली अगर किसी को वेक्टर का अगेन सेकंड को वेक्टर डेरिवेटिव ले लें तो जो रिजल्ट आएगा रिमानियन में आएगा, ठीक है जी। तो अब ये 2 सेमीकोलन है, जब आप इसको एक टर्म में लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं I:(J)K। अब रिमानियन का सिंबल क्या है, ये रिमानियन का सिंबल है। इसमें अब 4 इंडेक्स इन्वॉल्व होंगे, 1 2 3 4। क्रिस्टोफल में हमने देखा था 3 होते थे, यूक्लिडियन में 2 होते थे, ठीक है। 4 हैं तो 4 टर्म होंगी, 1 2 3 और 4। The N4 component defined by equations are those of 4th order tensors। ये तो हमें पता है 4th ऑर्डर का टेंसर है। इट 4 ऑर्डर का क्या मतलब है कि कोवेरिएंट में किसका ऑर्डर कितना था, 3 था, ठीक है जी। जबकि कंट्रावेरिएंट में ऑर्डर 1 होगा इसका। अच्छा, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिमानियन, यहाँ रिमानियन क्रिस्टोफल टेंसर बोलते हैं, सेकंड काइंड का। जिस तरह आपने पढ़ा था ना वो क्रिस्टोफल में भी एक इंडेक्स ऊपर हो तो सेकंड है, तो ये भी सेकंड ही है। अगर नीचे हो सारे तो वो आपका फर्स्ट काइंड का। उसमें फर्स्ट काइंड का जो क्रिस्टोफल सिंबल था हमने देखा था वो भी नीचे थे, लेकिन सेकंड काइंड का हमने फर्स्ट से अखज़ किया था, इसमें फर्स्ट काइंड का सेकंड से अखज़ करेंगे। We may now say that covariant differentiation is order dependent। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अगर ये तीनों, अगर क्रिस्टोफल सिंबल वैनिश हो जाएं, अगर आपने फार्मूला देखा हो रिमानियन का, मीन ये क्रिस्टोफल सिंबल जो हैं, ये क्रिस्टोफल सिंबल अगर ज़ीरो हो जाएं, सिंपल क्रिस्टोफल सिंबल की बात करूं, तो बाकी सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, इनके IJKL IKLJ यानी रिपीट करते जाएं, रोटेट करते जाएं, चेंज करते जाएं, शिफ्ट करते जाएं, तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो जवाब 0 आएगा, ठीक है जी। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जी। ये अब पता नहीं कौन सा वाला है, 100 है, 90 है, मुझे नहीं भी याद। चलें, अब रोमानियन में भी ये सिमेट्रिक होते हैं, सेकंड ऑर्डर, सेकंड इंडेक्स में, उसमें हमने देखा था फर्स्ट इंडेक्स में था, ये सेकंड ऑर्डर में क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, लेकिन कौन से, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। इस तरह फर्स्ट ऑर्डर में भी ये क्या होंगे, फर्स्ट इंडेक्स में भी ये फर्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक इसको हम बोलेंगे, ठीक है जी। अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट स्क्यू है, सेकंड में है तो सेकंड स्क्यू है। क्लियर हो गया। इसी तरह सब अगर चेंज कर दें तब ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सब का ऑर्डर चेंज, IJKL, इसमें भी सब चेंज कर रहे हैं तो ये बराबर होंगे। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम बियांकी आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ये हम आगे कहीं प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। अब आगे जी हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होते हैं, उसके फार्मूले देखेंगे। अगर तो AB ये दोनों बराबर है इंडेक्स, यानी ये 1 2 है 1 2 है, तो तब n×n-2 फैक्टोरियल आएगा। अगर ये पहले वाला और तीसरे वाला बराबर है, ए सिर्फ पहले वाला और तीसरे वाला बराबर है, तो तब n×n-1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आ जाता है, 3 × 2 करेंगे तो 3 से कट जाता है, 2 ही बच जाता है। तो सिंपली आप इसको ये याद रखिएगा।
ठीक है। अगर सारे चेंज हो जाएं ए बी सी डी या ए सी डी बी ए, तो सारे चेंज हो जाए तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन टू, एन माइनस थ्री, और क्या आएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ सिंपली 12 आप कर लें। स्टूडेंट्स आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, बहुत लंबा हो गया लेक्चर। बाकी जो हमारे तकरीबन 20-22 लेक्चर रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।